जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे भारतीय संविधान में। टॉपिक है आपका मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम आपको कुछ पॉइंट प्रधानमंत्री से संबंधित बताएंगे, कुछ पॉइंट आपके मंत्रिपरिषद से संबंधित डिस्कस होंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, वो पॉइंट होंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। दो पार्ट में क्लास होगी। पहले पार्ट में संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित डिस्कस होंगे। सेकंड पार्ट में आपको संपूर्ण मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। और इस चैनल में जो लोग भी नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल से बने रहें, चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखें, नोट्स तैयार करते रहें, तैयारी पे लगे रहें। और मेरी प्राचीन भारत का इतिहास नाम की पुस्तक पब्लिश हो गई है, वो आपको ऑनलाइन स्टोर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और गूगल बुक्स पे अवेलेबल है। बुक्स लें और उसको पढ़ें और अपने जो भी सुझाव हो सुझाव भी दें। तो आइए बात करेंगे मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। समझिए, जब भारत का संविधान बना तो संविधान बनने के बाद अब सरकार कैसे बने, कैसे बनाई जाए। भाई संविधान बना, संविधान के बाद देश के शासन का संचालन भी होना है, तो देश के शासन का संचालन किसी सरकार के माध्यम से किया जाए। सरकार कैसी होगी? सरकार जो होगी वो संसदीय सरकार होगी। मतलब अपने भारत में जो भारत देश है उसमें सरकार कैसी है, किस प्रकार की संसदीय व्यवस्था है, और उसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, याद रखिएगा, डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव मतलब राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, द फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, देश का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। इसलिए द ज्यूरो एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट और द फैक्टो एग्जीक्यूटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, वास्तविक जो सरकार की जो शासन की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। सरकार की जो वास्तविक शक्तियां हैं वे आपकी प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। क्योंकि राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है। क्योंकि राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है, डी ज्यूरो, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी फैक्टो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके बाद समझिए, वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक रूप से कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम पर शासन का संचालन करती है। मतलब मंत्रिपरिषद जो भी है, शासन की नीतियों का जो संचालन किया जाता है, शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है मंत्रिपरिषद द्वारा, वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो देश के शासन के संचालन की जो शक्तियों का जो समस्त वास्तविक कार्यकारी जो समस्त शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद समस्त शक्तियों के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर करती है। जैसा कि अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति किसके अंतर्गत कार्य करेंगे? प्रधानमंत्री परिषद के तहत। क्योंकि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद समस्त शक्तियों का कार्यकारी शासन की समस्त शक्तियों का संचालन मंत्रिपरिषद करती है और राष्ट्रपति के नाम पर करती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75 के 1 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भाई प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करेगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उस व्यक्ति को बनाएगा जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करें। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति तो करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे।
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति को करेंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। समझिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो भी यहाँ राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं जिसको बहुमत दल का नेता हो, जो लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त हो, बहुमत दल का नेता हो, उसे प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। सेकंड, अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ अन्य मंत्री भी होंगे, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी सलाह से करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की लिस्ट, सूची राष्ट्रपति को देंगे, सजेस्ट करेंगे, सुझाव देंगे कि इन मंत्रियों को, इन व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री का विधायिका और कार्यपालिका बताया आपको, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका में बताया बहुमत दल का जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो विधायिका हो गई। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किस पे निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। समझिए, और जो प्रधानमंत्री है, ये मंत्रियों, जो यहाँ पे अन्य मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच जो संवाद होगा उसमें सेतु का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद जैसा कि बताया कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और स्पष्ट बहुमत ना होने पर राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को किसी दल के व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन उनको अपने उसमें लोकसभा में बहुमत उनको प्राप्त करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को विवेकानुसार राष्ट्रपति किसी पार्टी के दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना तो सकते हैं, लेकिन उनको फिर अपना बहुमत, विश्वास मत हासिल करना होता है, उनको विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा। इसके बाद अनुच्छेद 75 के 5 में व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता तो उसको 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे फिर से एक बार, यहाँ पे स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार किसी भी दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसको संसद के सदन में अपना विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, उसको विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसको 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा के सदस्य बने या फिर राज्यसभा का सदस्य बने। ये काम तो उसको 6 माह के भीतर करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। A.R. चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को लेकर एक निर्णय लिया कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे एक बार मंत्री बनाया जा सकता है, उसे एक बार मंत्री बनाया जा सकता है, सिर्फ एक बार मंत्री बनाया जा सकता है, दोबारा मंत्री के लिए वो योग्य नहीं होगा। ये किसने बताया? A.R. चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 में। इसने उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो एक बार ही मंत्री बनाया जा सकता है, दोबारा मंत्री बनाने के योग्य वो नहीं होगा, अयोग्य घोषित किया गया और उसको 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। इसके बाद मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान, समझिए यहाँ पे शपथ अलग है, प्रतिज्ञान अलग है। और मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में भारत के संविधान के अनुसूची 3 में उल्लिखित किया गया। अनुसूची 3 के तहत मंत्रियों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया है। भाई 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में तीसरी अनुसूची मंत्रियोयों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताती है। इसके बाद मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ, अर्थात मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का हुआ, क्योंकि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है
इस प्रकार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ। अनुच्छेद 75 का 3 बताता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, पूछा जाता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर डिपेंड है। लोकसभा होगी तो मंत्रिपरिषद होगी, लोकसभा भंग हो जाएगी तो मंत्रिपरिषद विकसित हो जाएगी। नई नया लोकसभा बनेगा तो नई मंत्रिपरिषद का गठन होगा, नए मंत्री आएंगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार मतलब मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे। ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 के 1 के काम में ये प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के जो भी कुल सदस्य होंगे उसका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। और वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 83 मंत्री हो सकते हैं। अधिकतम 83 मंत्री हो सकते हैं। अधिकतम 83 मंत्री होंगे और लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जो मंत्रिपरिषद है इसकी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और प्रधानमंत्री के ना होने पे, अनुपस्थित होने के कारण जो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नामित किसी वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। इसके बाद समझिए यहाँ पे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। थोड़ा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझिए। मंत्रिपरिषद आकार के अनुसार बड़ी होती है, जिसमें आपका प्रधानमंत्री से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। समझिएगा, मंत्रिपरिषद आकार के क्रम में बड़ी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिसे किचन कैबिनेट मंत्री भी कहा जाता है, किचन मंत्रालय भी कहा जाता है। वो कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में से। फिर समझिए, आकार के क्रम में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है और शासन की नीतियों के अनुसार महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल होती है। क्योंकि शासन की जो नीतियां हैं उसका संचालन कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, जिसके अंदर आपके कैबिनेट मंत्री आते हैं, किचन मिनिस्टर आते हैं। तो शासन सर्वोच्च इकाई कौन होती है? कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होती है, जो शासन की नीतियों का संचालन करती है। इसके अनुसार सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिपरिषद में 50 से लेकर 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ कार्य करते हैं और शासन की नीतियों का संचालन करते हैं। समझिए, कैबिनेट मंत्री, जिसको किचन मिनिस्टर भी कहते हैं, किचन मंत्रालय भी बोला जाता है, जो प्रधानमंत्री के साथ कार्य करते हैं। ये प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है। कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है, जिसमें 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं। ये सरकार के नीतियों का संचालन करते हैं। इसके सदस्य अपने मंत्रालय, अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। इसके कैबिनेट मंत्री शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 44 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया और राज्य अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली अनुशंसा पर इस कैबिनेट मंत्री के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। जो भी राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजी जाएगी उस पर कैबिनेट मंत्रियों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य किया गया है। तो ये आपके मंत्रिपरिषद हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। और यहाँ पे इसको दिमाग में रखिएगा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। मंत्रिपरिषद आकार में बड़ी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और इनको सहायता करने के लिए उप मंत्री होते हैं, जिसको जूनियर मंत्री कहा जाता है, जूनियर मिनिस्टर, कनिष्ठ मंत्री कहा जाता है, वो उप मंत्री के दर्जे में आते हैं। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है और शासन की इकाई के उस अनुरूप देखा जाए तो मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण है, क्योंकि शासन की नीतियों का संचालन मंत्रिमंडल करती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, किचन मिनिस्टर होते हैं, 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं। समझिए, तो ये आपके मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री हो गए। धन्यवाद सभी को।